कहानी की शुरुआत होती है रोम, इटली के खूबसूरत शहर से, जहां एक मशहूर बिजनेसमैन क्लॉडियो अपनी कंपनी की ऊंची इमारत में हर रोज की तरह पहुंचा था। वो जैसे ही लिफ्ट में गया, उसे उसकी पत्नी लेना का फोन आया। क्लॉडियो ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया, लेकिन बात करते करते अचानक लिफ्ट की लाइटें झपकने लगीं और कुछ ही सेकंड में लिफ्ट बीच में रुक गई। क्लॉडियो ने घबराते हुए लेना को बताया कि वो लिफ्ट में फंस गया है, लेकिन लेना उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। वो अपनी रोजमर्रा की बातें करती रही। ये देखकर क्लॉडियो को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने फोन काट दिया। फिर उसने तुरंत बिल्डिंग की सिक्योरिटी टीम से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वे कुछ मिनटों में लिफ्ट की जांच कर लेंगे। समय बीतता गया और क्लॉडियो को याद आया कि उसकी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। उसने अपनी असिस्टेंट सारा को फोन किया और पूछा कि क्या क्लाइंट अब भी उसका इंतजार कर रहे हैं। सारा ने हाँ कहा और बोली कि क्लाइंट्स अब थोड़ा बेचैन हो रहे हैं। क्लॉडियो ने उसे कहा कि थोड़ा और इंतजार करे, वो जल्द ही ऑफिस पहुंच जाएगा। इसी बीच क्लॉडियो ने बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनी। उसने जोर से चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद सारा ने फिर फोन किया और कहा कि क्लाइंट बहुत नाराज हो रहे हैं। ये सुनकर क्लॉडियो का गुस्सा फूट पड़ा। उसने लिफ्ट के दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने फिर इमरजेंसी बटन दबाया और सिक्योरिटी से कहा कि उसे उन लोगों का नंबर दो जो बिल्डिंग की छत पर रिपेयरिंग कर रहे हैं। जब वह बात कर रहा था, तभी दूसरी तरफ से किसी की चीखने की आवाज आई, मानो उसकी जान खतरे में हो, और कुछ सेकंड बाद कॉल कट गई। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसने अपनी जैकेट उतारी और खुद ही लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। बहुत मेहनत के बाद वो दरवाजा थोड़ा सा खोलने में कामयाब हुआ और जोर से चिल्लाया, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा कि शायद उसके सारे एम्प्लॉइज घर जा चुके हैं। गुस्से और बेचैनी में उसने दरवाजे को और जोर से धक्का दिया, पर वो पूरी तरह नहीं खुला। धीरे धीरे उसका धैर्य टूटने लगा। इसी बीच उसे फिर से लेना का फोन आया, लेकिन इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। उसने घबरा कर कहा कि कोई अजीब आदमी घर का दरवाजा जोर जोर से पीट रहा है। ये सुनकर क्लॉडियो घबरा गया और उसने तुरंत उसे बोला कि वो पुलिस को फोन करे, लेकिन लेना ने डरते हुए कहा कि सामने से कोई भी फोन नहीं उठा रहा। क्लॉडियो ने उसे शांत किया और कहा कि वो अपने कमरे में चुप रहे। फिर उसने तुरंत अपने ड्राइवर को फोन किया और कहा कि वो तुरंत घर जाए और लेना की सुरक्षा सुनिश्चित करे। थोड़ी देर बाद लेना ने फिर कॉल किया और घबराते हुए बताया कि न्यूज में हर जगह लोग पागल हो रहे हैं और एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, मानो वे सब ज़ॉम्बी बन गए हों। क्लॉडियो ने उसे दिलासा दिया, ये सब मीडिया की बढ़ा चढ़ाकर बताई बातें हैं, तुम चिंता मत करो, शांत रहो, ड्राइवर कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच जाएगा। लेना ने थोड़ी राहत की सांस ली और बोली कि वो उसे हर पल फोन करते रहे। कॉल खत्म होते ही क्लॉडियो ने मोबाइल में न्यूज चेक करना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसे बाहर से लोगों की चीखें सुनाई दी। झांक कर देखने पर उसने देखा कि बहुत से लोग जान बचाकर भाग रहे थे। तभी एक औरत लिफ्ट के पास आई और अंदर आने की कोशिश करने लगी, और वो औरत क्लॉडियो की एक्स गर्लफ्रेंड निकली। क्लॉडियो ने उसे अंदर खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ लोगों ने उसे पीछे से पकड़ लिया और कुछ ही पलों में वो औरत दर्द से चिल्लाने लगी, और देखते ही देखते वे सभी लोग उस पर हमला कर उसे मार डालते हैं। ये सब देखकर क्लॉडियो सदमे में चला गया। फिर डर के मारे वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर झांकने लगा और तभी अचानक दो ज़ॉम्बी उसके सामने प्रकट हो गए। वे उस पतली से जगह से अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। क्लॉडियो उन्हें देखकर डर के मारे कांप उठा, लेकिन तभी पास से किसी की चीख सुनकर ज़ॉम्बी उस आवाज की ओर भाग निकले। क्लॉडियो उस भयानक दृश्य को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। बेचैनी में क्लॉडियो ने अपने ड्राइवर को कॉल किया और उसे तुरंत उसकी पत्नी लेना की घर की तरफ जाने को बोला, लेकिन कॉल के दौरान अचानक अजीब सी आवाज आई, जैसे ड्राइवर का कोई एक्सीडेंट हो गया हो, और कॉल कट गई। ये सुनकर क्लॉडियो पूरी तरह टूट गया। अब उसके दिमाग में सिर्फ उसकी पत्नी की चिंता घेरने लगी। थोड़ी देर बाद सेफ्टी गार्ड का फोन आया। उसने कहा कि छत पर उसके कोई कर्मचारी कॉल नहीं उठा रहे हैं, इसीलिए वो खुद छत पर जा रहा है। क्लॉडियो ने चिल्लाते हुए कहा, अपने कमरे में रहो, पूरी बिल्डिंग में ज़ॉम्बी का हमला हो रहा है। लेकिन गार्ड ने उसकी बात समझने की बजाय छत का दरवाजा खोल दिया। कुछ ही सेकंड बाद उसके चीखों की आवाज फोन के जरिए क्लॉडियो तक पहुंची और फोन कट गया। इस बीच लिफ्ट का पैनल भी अचानक काम करना बंद हो गया। क्लॉडियो ने महसूस किया कि अब उसकी सुरक्षा सिर्फ उसके अपने हाथ में है। इसके बाद उसने अपनी पत्नी लेना को फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। क्लॉडियो को लगा कि शायद लेना अब जीवित नहीं है। तभी सारा का कॉल आया। जैसे ही क्लॉडियो ने फोन उठाया, उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दिखाई दी, लेकिन वो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। डर के मारे क्लॉडियो पीछे गिर पड़ा। फिर खुद को संभालते हुए उसने लिफ्ट की रेल उठाई और कई बार अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर वार किया। कुछ ही सेकंड में वो ज़ॉम्बी को मारने में सफल हो गया। लड़ाई के बाद क्लॉडियो ने पानी की बोतल से खुद को साफ किया और फिर उसने ज़ॉम्बी के शरीर को लिफ्ट की रेल से दूर धकेल दिया, ताकि कोई और खतरा न हो। अपने दिमाग को शांत करने के लिए उसने अपने वर्कबुक की पेजेस फाड़कर लिफ्ट के फर्श पर बिछा दी, जिसे खून धीरे धीरे सूखने लगा। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत छिप गया और धीरे धीरे बाहर की ओर झांका, तो वो उसकी कॉलीग निकली, जो बहुत घबराई हुई थी। क्लॉडियो ने उसे शांत किया और फिर उसे कहा कि वो रेल से लिफ्ट का दरवाजा खोलने में मदद करे। कई प्रयासों के बाद उन्होंने दरवाजा कुछ सेंटीमीटर तक खोल लिया, लेकिन अचानक रेल फिसल गई
और एक तेज आवाज पूरे फ्लोर्स में गूंज उठी। कॉलीग डर के मारे पीछे हट गई और भाग खड़ी हुई। तभी एक गुस्सैल ज़ॉम्बी क्लॉडियो पर झपट पड़ा। क्लॉडियो पीछे हट गया और वो ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश करने लगा। उसी समय कॉलीग अचानक वापस आई और गोल्फ क्लब से ज़ॉम्बी पर वार किया। एक ही झटके में उसने उसे खत्म कर दिया। क्लॉडियो उसकी बहादुरी देखकर हैरान और प्रभावित हुआ, लेकिन राहत लंबी नहीं चली। कुछ और ज़ॉम्बी उनके पास आ गए और उन्होंने कॉलीग पर हमला कर दिया। क्लॉडियो बस चुपचाप वो भयानक दृश्य देखता रहा। कुछ मिनट तक क्लॉडियो बहुत परेशान हो गया था। उसने मोबाइल निकाला और खबरें पढ़ी। पूरी रोम में सोल्जर्स तैनात हो चुकी थी। चिंता में उसने फिर से लेना को कॉल किया। इस बार लेना ने फोन उठाया। दोनों ने एक दूसरे की आवाज सुनकर राहत की सांस ली, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। लेना ने फोन पर बताया कि उनके घर में कई पागल ज़ॉम्बी घुस आए हैं। क्लॉडियो ने तुरंत कहा, अलमारी को दरवाजे के पास खींचो और रास्ता बंद कर दो। लेना ने वो करने के बाद पूछा कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए, लेकिन क्लॉडियो ने कहा कि वो नहीं जानता कि इस कंडीशन में और क्या किया जा सकता है। लेकिन तभी फोन के दूसरी तरफ से अचानक दरवाजा टूटने की आवाज आई। ये सुनकर क्लॉडियो की धड़कन बढ़ गई। एक पल बाद उसे फोन से लेना की चीख सुनाई दी, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो, और फिर फोन अचानक कट गया। क्लॉडियो बस रो पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि अब केवल समय ही बताएगा कि लेना सुरक्षित है या फिर वो भी इस डरावनी तबाही का हिस्सा बन चुकी है। कुछ देर बाद बिल्डिंग के लंबे सुनसान कॉरिडोर में हल्की आवाजें सुनाई दी। एक कर्मचारी सावधानी से कॉरिडोर से होते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। लिफ्ट के पास पहुंचकर उसने क्लॉडियो को देखा और घबराते हुए पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? क्लॉडियो ने कहा कि उसे भी नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है और उसे सलाह दी कि वो यहाँ से तुरंत भाग जाए। इतना कहते ही कॉरिडोर के दूसरी ओर कुछ ज़ॉम्बी दिखाई दिए। उनका अजीब डरावना मूवमेंट देखकर कर्मचारी डर के मारे दौड़ पड़ा। कई घंटे बीत चुके थे और क्लॉडियो मानसिक तौर पर पूरी तरह टूटने लगा। उसने सभी ज़ॉम्बी को अपनी ओर बुलाने के लिए चिल्लाया ताकि वो अपना गुस्सा उन पर निकाल सके, लेकिन तभी किसी की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी पीछे हट गए। तभी क्लॉडियो की नजर उसकी असिस्टेंट सारा पर पड़ी, जो डर से कांपती हुई कॉरिडोर के आखिरी हिस्से में खड़ी थी। अब सब ज़ॉम्बीज का ध्यान सारा की ओर चला गया। ज़ॉम्बीज को देखकर सारा दौड़ते हुए एक कमरे तक पहुंची, लेकिन दरवाजा मजबूती से बंद नहीं कर पाई। क्लॉडियो ने बिना सोचे समझे अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने अपनी घड़ी फेंक दी, उनकी ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बी कमरे में घुस गए और सारा को मार डाला। सारा की मौत ने क्लॉडियो पर एक और बड़ा झटका दिया। उदास और हताश क्लॉडियो अपने मोबाइल पर खबरें देखने लगा। स्क्रीन पर एक रिपोर्टर का लाइव वीडियो चल रहा था। रिपोर्टर बता रहा था कि पुलिस पूरे शहर में ज़ॉम्बी हमलों से निपटने की कोशिश कर रही है और लोगों को तुरंत रोम छोड़ने की सलाह दी जा रही है। इतने में ज़ॉम्बी आवाज सुनकर लिफ्ट के पास आए और दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। उसी समय बिल्डिंग की बिजली चली गई और लिफ्ट अंधेरे में डूब गई। कुछ सेकंड बाद तेज आवाज हुई, शॉटगन की गोली की। क्लॉडियो ने देखा कि ज़ॉम्बी लाइन से गिर रहे हैं। उसने सोचा कि शायद कोई पुलिस वाला है। भय और उम्मीद में उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। जल्द ही अंधेरे में एक एलीट सोल्जर दिखाई दिया। सोल्जर ने कहा कि उसने हेडक्वार्टर से संपर्क खो दिया है और उसकी टीम के सारे सदस्य मारे गए हैं। क्लॉडियो के दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन उसे पहले कि वो कुछ कह पाता उसने देखा कि एक ज़ॉम्बी उठ रहा है और सीधे सोल्जर की ओर बढ़ रहा है। उसने तुरंत सोल्जर को चेताया। सोल्जर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और झटके में ज़ॉम्बी को शॉटगन से मार गिराया। फिर सोल्जर लिफ्ट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा ताकि क्लॉडियो बाहर आ सके, लेकिन लिफ्ट जाम हो चुकी थी और दरवाजा खुल नहीं रहा था। सोल्जर ने क्लॉडियो की ओर देखते हुए पूछा, कोई और तरीका है क्या इसे खोलने का? क्लॉडियो ने कहा, तुम्हें छत पर जाकर जनरेटर चालू करना होगा, तभी बिजली आएगी और लिफ्ट काम करेगी। फिर सोल्जर ने अपना नाम मार्सेलो बताया और क्लॉडियो को एक वॉकी टॉकी दी ताकि वो उसे रास्ता बता सके। साथ ही उसने क्लॉडियो को पिस्टल भी दी और उसके इस्तेमाल का तरीका समझाया। जैसे ही मार्सेलो चला गया, क्लॉडियो ने दूर से गोली की आवाजें सुनी और वॉकी टॉकी पर उसे पूछा कि क्या हो रहा है। मार्सेलो ने बताया कि रास्ते में उसे 4 ज़ॉम्बी मिले, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 9वीं मंजिल पर मार्सेलो ने बताया कि सीढ़ियों पर फर्नीचर रख दिया गया है, जिसे छत तक पहुंचना मुश्किल है। तब क्लॉडियो को याद आया कि 9वीं मंजिल पर अभी निर्माण कार्य चल रहा था और वहां बाहर अभी भी अस्थायी सीढ़ियां और डंडे लगे हो सकते हैं। मार्सेलो ने एक कमरे में जाकर वो प्लेटफॉर्म ढूंढ लिया और अब वो ज़ॉम्बी से भरे क्षेत्र को पार करने की तैयारी कर रहा था। कुछ ही समय बाद उसने छत का रास्ता ढूंढ लिया। क्लॉडियो ने उसे पहले हुए हमलों के बारे में चेताया और कहा कि दरवाजा खोलते समय बहुत सावधान रहे। फिर मार्सेलो आखिर में पावर पैनल तक पहुंच गया और उसने पूरी बिल्डिंग की बिजली चालू कर दी। जैसे ही लिफ्ट दोबारा सक्रिय हुई, क्लॉडियो ने देखा कि उसका दरवाजा अभी भी किसी चीज से अटका हुआ था। ये देखकर क्लॉडियो जिज्ञासु होकर अपने मोबाइल की टॉर्च चालू कर लिफ्ट के दरवाजे के आसपास देखने लगता है, लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक ज़ॉम्बी अचानक अंधेरे से निकलकर उस पर झपट पड़ा। क्लॉडियो डर के मारे पीछे हट गया और तुरंत अपनी बंदूक निकालकर फायर करने लगा। शुरुआती गोलियां ज़ॉम्बी को नहीं लगी, लेकिन आखिर में एक गोली सीधी उसके सिर में जा लगी और वो ज़ॉम्बी जमीन पर गिर गया।
लेकिन गोलियों की तेज आवाज पूरे फ्लोर में गूंज जाती है और थोड़ी ही देर में लिफ्ट के दरवाजे पर और भी ज़ॉम्बी जमा होने लगते हैं। इतने सारे ज़ॉम्बी को एक साथ देखकर क्लॉडियो का डर बढ़ जाता है। तभी वॉकी टॉकी में मार्सेलो की आवाज आती है, क्लॉडियो शांत रहो, फोकस करो। मार्सेलो की बात सुनकर क्लॉडियो खुद को संभालता है और फिर वो हिम्मत जुटाकर एक एक करके सभी ज़ॉम्बी पर फायर करता है। कुछ देर की लड़ाई के बाद सारे ज़ॉम्बी जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन जब क्लॉडियो नीचे नजर डालता है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। उन मरे हुए ज़ॉम्बीज के चेहरे अब साफ दिख रहे थे। वो उसके ही ऑफिस के सहकर्मी थे। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह जाता है। उसे संभालने की कोशिश में मार्सेलो वॉकी टॉकी पर कहता है, क्लॉडियो खुद को संभालो, ये लोग अब इंसान नहीं रहे, ये सिर्फ इंसान जैसी शक्ल वाले राक्षस हैं। क्लॉडियो कुछ उसे कह पाता उससे पहले ही वॉकी टॉकी से अचानक मार्सेलो की जोरदार चीख सुनाई देती है। क्लॉडियो घबरा जाता है, समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ। फिर कुछ ही सेकंड में दूसरी तरफ से डरावनी गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं। ये सुनकर क्लॉडियो का दिल डूब जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि शायद मार्सेलो भी उन ज़ॉम्बीज का शिकार बन चुका है। अब क्लॉडियो पूरी तरह अकेला रह गया था। उसके चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और मौत का डर फैला हुआ था। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है, खुद को दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वो अपनी पत्नी लेना की पुरानी तस्वीरें देखने लगा। तस्वीर देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त अचानक बाहर से गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी। वे रेस्क्यू टीम थे जो बिल्डिंग के अंदर भाग रहे थे और ज़ॉम्बी पर गोलियां चला रहे थे। उम्मीद की एक किरण उसके दिल में जाग उठी। वो जोर से चिल्लाकर उन्हें पुकारने की कोशिश करने लगा, लेकिन गोलीबारी और शोर के बीच उसकी आवाज कोई नहीं सुन सका। रात होते होते क्लॉडियो का जीने का मन भी खत्म हो चुका था। वो थक चुका था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। उसे लगा अब सब खत्म हो गया है, अब कोई रास्ता नहीं बचा। डर और निराशा में वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसकी आवाज सुनकर कई ज़ॉम्बी फिर से लिफ्ट के पास आ गए। इसके बाद क्लॉडियो ने कांपते हाथों से बंदूक उठाई और ज़ॉम्बीज के सामने खुद पर ही तान दी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक उसे मार्सेलो की आवाज सुनाई दी। क्लॉडियो हैरान रह गया। मार्सेलो उस समय किसी तरह अपनी जान बचाकर लिफ्ट के ऊपर से स्टील के तारों का सहारा लेते हुए नीचे आने में सफल हो गया था। फिर क्लॉडियो ने तुरंत पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और लिफ्ट की छत का दरवाजा खोल दिया ताकि मार्सेलो अंदर आ सके। जैसे ही मार्सेलो अंदर कूदा, उसने बिना वक्त गवाए अपनी शॉटगन से चारों ओर खड़े ज़ॉम्बीज पर फायर करना शुरू कर दिया और कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बीज का सफाया हो गया। अब दोनों फर्श पर गिर पड़े, थके हुए, घायल और टूटे हुए, लेकिन जिंदा। क्लॉडियो ने हिचकिचाते हुए मार्सेलो से पूछा, ऊपर क्या हुआ था? मार्सेलो ने धीरे से जवाब दिया, मैं मुश्किल से उन ज़ॉम्बीज से भाग निकला, लेकिन तब एक ज़ॉम्बी ने मेरी टांग पर काट लिया था। अब दोनों को पता था कि बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं बची। वे फर्श पर बैठकर अपने आखिरी पलों के बारे में सोचने लगे। कुछ मिनट बाद मार्सेलो की सांसें भारी होने लगीं। वो जोर जोर से खांसने लगा था। फिर उसने कमजोर लेकिन साफ आवाज में कहा, मुझे थोड़ी देर लेटने दो, और सुनो, जब मैं बेहोश हो जाऊं तो 2 गोली मेरे सिर में मार देना। क्लॉडियो ने मना कर दिया, लेकिन मार्सेलो ने सीरियस आवाज में कहा, अगर तुमने नहीं किया तो मैं खुद कर लूंगा। क्लॉडियो मार्सेलो की हालत देखकर टूट गया। उसने सोल्जर को रोकने की कोशिश की, लेकिन मार्सेलो अब खुद पर काबू खो रहा था। उसने अचानक क्लॉडियो को जोर से धक्का दिया और गुस्से में उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। इतनी कोशिश और तनाव के बाद मार्सेलो और कमजोर हो गया और उसने अपनी लड़ाई छोड़ दी। कुछ घंटे बाद पूरा शहर सुनसान हो गया। रोम की लगभग पूरी आबादी को डरावने ज़ॉम्बी मार चुके थे। लिफ्ट में मार्सेलो की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। क्लॉडियो ने देखा कि उसका दोस्त अब पूरी तरह संक्रमित हो गया था। उसका रंग बदल चुका था, आंखें लाल हो गई थीं और शरीर में ज्यादा नियंत्रण नहीं बचा था। अचानक मार्सेलो के घाव से पस निकलने लगा और उसका शरीर पूरी तरह बदलने लगा। अब वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। बिना किसी चेतावनी के उसने झटके में क्लॉडियो को पकड़ लिया। डर के मारे क्लॉडियो ने गलती से अपनी टांग में गोली मार ली। फिर उसने खुद को संभाला और मार्सेलो पर गोली चलाई, जिससे वो पीछे हट गया। स्थिति सीरियस थी, इसलिए क्लॉडियो ने अंतिम उपाय के तौर पर मार्सेलो के सिर पर गोली मार दी। इसके बाद क्लॉडियो ने अपनी टाई का इस्तेमाल करके टांग पर टॉर्निकेट बनाया और खून रोक लिया, लेकिन अब उसकी पिस्तौल में गोली खत्म हो गई थी। उसने मार्सेलो की शॉटगन उठाई और ज़ॉम्बियों का सामना किया, लेकिन शॉटगन के रिकॉइल से वो दीवार से टकरा गया और बेहोश हो गया। सुबह होते होते क्लॉडियो लोगों की गोलियों की आवाज सुनकर जागा। इस बार उसने मदद के लिए नहीं चिल्लाया, बस चुपचाप कॉरिडोर की ओर देखता रहा। तभी उसका मोबाइल बजा। उसे अननोन नंबर से कॉल आया। जब उसने उठाया तो उसकी पत्नी लेना की आवाज सुनाई दी। लेना ने बताया कि उसे सोल्जरों ने बचाया था। क्लॉडियो उसकी आवाज सुनकर बहुत भावुक हो गया, लेकिन बात करते करते मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और कॉल कट गई। अब क्लॉडियो के अंदर फिर से जीने की चाह जाग उठी। इसके बाद क्लॉडियो ने रेल से लिफ्ट का दरवाजा फिर से खोलने की कोशिश की। फिर वह मार्सेलो के शरीर पर चढ़ा और उसने वो चीज देख ली जिसने उसे लिफ्ट में फंसा रखा था। फिर उसने वो चीज हटा दी। अब वह आखिर में आजाद हो गया। अपने उपकरण तैयार करके क्लॉडियो बाहर निकला। बिल्डिंग के कॉरिडोर में उसने उन सभी मरे हुए लोगों को देखा जिन्हें उसने मार दिया था। चलते चलते उसने देखा कि एक ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा था,
लेकिन उसके पैरों को काट दिया गया था। शॉटगन में गोली न होने के कारण उसने अपने पैरों से उस ज़ॉम्बी को मारकर खत्म किया। बाहर निकलते ही वो शहर के विनाश को देखकर दंग रह गया। चलते चलते उसने देखा कि ज़ॉम्बी के पास खाना पड़ा था। जैसे ही उसने उठाने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि वो ज़ॉम्बी अभी भी जीवित थी। ये देखकर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसी समय किसी ने उस ज़ॉम्बी पर गोली चला दी। क्लॉडियो ने आसपास के खंडहर शहर को देखा और खुशी से उछला। उसने देखा कि हर तरफ सोल्जर्स थे। उसने अपने जगह का इशारा किया और राहत की सांस ली, ये सोचकर कि अब वो अपनी पत्नी को फिर से देख सकेगा। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।